हेलो गाइस, तो स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने इसका कम्युनिटी पर पोस्ट भी डाल दिया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आपकी वीडियो आने वाली है, तो आज मैं उसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। जस्ट बिकॉज मैं अपने कामों में फंसा हुआ था, इसीलिए ये वीडियोस अब बन नहीं पा रही थी। लेकिन अब इसको कंटिन्यू ऑन करेंगे इस चीज को। तो आज की वीडियो में हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखना था। बेसिक इंट्रोडक्शन होना है आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसके बाद इसका प्रैक्टिस सेशन वाला वीडियो भी आता रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन को देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। ओके, और बाकी आप हमेशा कम्युनिटी पे एक्टिव रहा करिए। जो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी मैं कम्युनिटी पे शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। बाय द वे, आज इंडिपेंडेंस डे है, तो सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबॉडी। 77th इंडिपेंडेंस डे आज हमारा। और आज के दिन अगर पढ़ाई से शुरुआत की जाए तो क्या बढ़िया ही बात होगी, बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहला टॉपिक जो आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो होता है थॉम्सन्स मॉडल का। थॉम्सन्स मॉडल बहुत ही बेसिक सी चीज है। अच्छा, ये जो भी थ्योरी में डिस्कस कराता हूँ वो एक लेक्चर में करा देता हूँ। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या फिर पॉज करके उसी मूवमेंट को चीजों को नोट करते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बच्चे क्या होता है कि लेक्चर देखते रहते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं। नोट्स नहीं बनाना सबसे बड़ा फॉल्ट होता है। जो भी चीज आप पढ़ते जा रहे हो उसका नोट्स आपको बनाते जाना है साथ साथ, ठीक है। तो चलो यार, थॉमसन्स मॉडल को देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं थ्योरी को बहुत ही मतलब सिंप्लीफाइड वे में लेके आता हूँ कि मतलब बहुत सारी चीजें ना लिख करके। बहुत सारे क्रिएटर्स क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें लिख के आते हैं कि जिसके लिए एक चीज, एक टॉपिक के लिए बच्चे इतनी सारी चीजें पढ़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्ट और क्रिस्प वे में, जो मैं अपनी हर वीडियो में करता हूँ, शॉर्ट और क्रिस्प वे में और कम टाइम में आपका थ्योरी डिस्कस हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से। अगर आप इसी वीडियो को एक से दो बार देख लें तो आपका बिल्कुल थ्योरी क्लियर हो जाएगा, और रिवीजन के लिए तो सबसे बेस्ट वीडियो ये होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं थॉमसन्स मॉडल, ठीक है। चलो, थॉमसन क्या था, ये क्या साइंटिस्ट था ये भी, ठीक है। जे जे थॉमसन in 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape, radius of approximately 10 की power minus 10 meter, or we can say 1 angstrom, in which positive charge is uniformly distributed and the electrons are embedded in it into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement. तो थॉमसन्स का प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं इसको, राइजन्स पुडिंग और वाटरमेलन, तीनों चीजें कहते हैं। तो बेसिकली अगर इसकी बात करें थॉमसन्स मॉडल की हम लोग, तो प्लम पुडिंग मॉडल, राइजन्स पुडिंग और वाटरमेलन, इन तीन नाम दे दिया इसने। और क्या कहा कि एटम जो है वो एक स्फेरिकल शेप का होता है। एटम को स्फेरिकल शेप अज्यूम करके बताया, जिसका रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मिटी शो करता है, यानी कि पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली, पूरे सरफेस एरिया में, स्फीयर के पूरे सरफेस एरिया में यूनिफॉर्मली हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड है। और इलेक्ट्रॉन और डिस्ट्रीब्यूटेड, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है। जैसे कि देखो यार, ये मैं एक मॉडल बना के लाया उसका। ये पूरा अपना स्फीयर है। अब इसमें यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड है, ठीक है। ये तुम्हें बता भी रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली है। एक मिनट रुक जाओ। पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली है ये पॉजिटिव चार्ज मैटर, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो एम्बेड कर दिए गए हैं, डाल दिए गए हैं। जैसे कि वाटरमेलन में क्या होता है कि वाटरमेलन में खाने वाला पार्ट, जब उसको काट के देखेंगे तो खाने वाला जो पार्ट होता है वो तो पूरा हिस्सा ले जाएगा, और उसके बाद उसका जो बीज होता है वो एम्बेडेड होता है उसके अंदर। उसी तरीके से कि जो भी स्फीयर है हमारा, एटॉमिक स्फीयर, इसमें पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे। तो इस तरीके का होता है कुछ अरेंजमेंट। और क्या बोल रहा था, इससे क्या होता है कि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट बनता है। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस एटम को न्यूट्रल बनाते हैं, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है।
ठीक है। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है एटम की, ठीक है। तो यही थॉमसन्स मॉडल है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, बोर्ड लेवल पे भी ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। चलो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं हम लोग। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इसका एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, इवन नोट करते जाए आप तो। और ये सबसे बेस्ट नोट्स लिखे हैं, इसमें सब कुछ लिखा है, तुम लोग देखोगे तो पूरा पता चलेगा तुम लोग को। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। चलो तो रदरफोर्ड and his students Hans Geiger and Ernest Martin bombarded very thin cold foil with alpha particle। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि लेट्स से कि उन्होंने एक गोल्ड, वन सेकेंड ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया, उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया और इस गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को अटैक किया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, डबली चार्ज हीलियम आयन, He2 पॉजिटिव आयंस को अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, कैटायंस होते हैं बेसिकली, He2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने गोल्ड फॉइल पे क्या किया, बॉम्बार्ड करके देखा। फिर क्या हुआ, क्या आउटकम्स निकले, स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स was directed at the thin foil, गोल्ड मेटल का गोल्ड फॉइल पे डाला। a thin gold foil had a fluorescent zinc sulfide screen around it। और जो भी गोल्ड फाइल था उसके पास, उसमें जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लगा हुआ था, फ्लोरेसेंट, यानी कि उसमें अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो वो कलर शो करेगा। फ्लोरेसेंट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्क्रीन जिसमें पार्टिकल के स्ट्राइक करने पे कोई ना कोई कलर शो करे। तो बेसिकली ऐसा कुछ अरेंजमेंट उन्होंने बनाया हुआ था। whenever alpha particles struck the screen a tiny flash of light was produced at that point। वही है, जिंक सल्फाइड ZnS का स्क्रीन लगा के रखा था और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन था। फ्लोरेसेंट होने का मतलब क्या था कि जैसे ही गोल्ड फॉइल में लगाया था उन लोगों ने स्क्रीन, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए, स्ट्राइक करने पर वहां पे लाइट प्रोड्यूस हुआ। तो ऐसा कुछ इन लोग का एक्सपेरिमेंट था। इससे आउटकम्स क्या निकले ये देखते हैं हम लोग। ऑब्जर्वेशंस निकले जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड विदाउट एनी डेविएशन, यानी कि जो भी आपका गोल्ड फॉइल था, यार यहाँ पे ये सही से नहीं बना ना, जो भी आपका गोल्ड फॉइल था इस पे आपने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया, ठीक है। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो अनडेविएटेड चले गए, सीधे सीधे चले गए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के स्कैटर्ड हो गए। फ्यू अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट फ्यू एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो फ्यू एंगल्स पे स्कैटर्ड हो गए, दोनों तरफ से फ्यू एंगल्स पे स्कैटर्ड हो गए। कुछ ने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया, कुछ गए ऐसे और आ भी गए ऐसे ही वापस। अब दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो याद रखना है, जो कि आपका यूज हो सकता है पेपर्स में, न्यूमेरिकल्स में यूज किया जा सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 है। जहां पे थीटा क्या है, जिस एंगल से अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ है, जिस भी एंगल से अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ होगा गोल्ड फॉइल के थ्रू, तो वो एंगल थीटा है। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर। तो ये दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन जो है ये न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी ऑब्जर्वेशन है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो मैंने लिख दिया है, बता दिया आपको। आपको एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों चीजें याद रखनी है जो इसमें मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें तो पता होती है। चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जीज इन डिस्क्रीट अमाउंट ओनली। मतलब कि किसी भी एटम की बात करें, अपने मॉलिक्यूल की बात करें, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, एमिट भी कर सकता है। ये आगे हम देखेंगे कि एटम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके
जिस शेल में वो पहले से थे उससे आउटर शेल में चले जाते हैं और उस एनर्जी को लूज करके रेडिएशंस एमिट करते हैं और वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाते हैं। तो ये दिस इज हाउ दैट थ्योरी कम्स, ओके, कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों के दोनों मतलब एमिट भी कर सकते हैं, एनर्जी फेंक भी सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं डिस्क्रीट अमाउंट में, ठीक है। अब जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको एमिट किया जा सके या एब्जॉर्ब किया जा सके वो क्वांटा होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी जिसको एमिट या एब्जॉर्ब किया जा सकता है उसको क्वांटा कहते हैं। क्वांटम भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग फोटोन कहते हैं, ठीक है, क्वांटा, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो E इक्वल टू एच न्यू आ जाएगा, जहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 33 या 34 जूल सेकेंड्स होता है, जो भी है मतलब। और न्यू जो है, अब ये वाला रिलेशन तो सबको पता ही होगा कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वो न्यू टाइम्स लैम्डा होता है, ठीक है। ये वाला रिलेशन तो सबको पता ही है। फिर E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा एक रिलेशन और आ गया, न्यू की जगह मैंने वी कह लो या फिर यहाँ पे C कह लो। अगर लाइट की बात करें तो लाइट की स्पीड तो C होती है ना, C कर लो यहाँ पे, तो एच सी बाई लैम्डा एक फॉर्मूला और आ जाएगा। तो एनर्जी एमिटेड या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस वाले सेशन में, वो इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा यूज करेंगे, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते तो फिर बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोहर एटॉमिक मॉडल पे आते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो पता ही है, रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी ना। इन अ डिफिनाइट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स, मतलब कि तुम्हारे एटम में ये जो न्यूक्लियस है इसके अबाउट बहुत सारे शेल्स होते हैं, ठीक है। और उसमें ही ये थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, ये होते हैं मतलब समझ जाओ तुम लोग, है ना। उसके अराउंड बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसी में, अब ये मेरा सा डायग्राम थोड़ा सा गंदा बन रहा है लेकिन आप लोग को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ बस। उसके अक्रॉस बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसमें ही ये सो ऑन, ठीक है। उसके अक्रॉस बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फर्स्ट शेल का नाम के एल एम एन ऐसे करके बहुत सारे शेल्स होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो यही बताना था उसका। Each orbit and shell has a fixed energy and these circular orbits are known as orbital shells. Each orbit और सेल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी, मतलब हर एक शेल का फिक्स्ड एनर्जी है। के शेल यानी कि फर्स्ट शेल का फिक्स्ड एनर्जी होगा, इसका फिक्स्ड एनर्जी, इसका भी फिक्स्ड एनर्जी, इसका भी फिक्स्ड एनर्जी। अब इसका एनर्जी ऑफ द शेल कैसे निकालते हैं आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम लोग ऑर्बिटल शेल्स भी कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर n इक्वल टू 1। क्वांटम नंबर्स के थ्रू हम इसकी एनर्जी लेवल को डिफाइन करते हैं, आगे मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल बाय गेनिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स, हाँ ये तो तुमको पहले ही मैंने पॉइंट बता दिया कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये अभी के शेल में है, इसको जाना है इस शेल में, एम शेल में। तो इसको अगर लोअर शेल से हायर शेल में जाना है, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है, लेकिन शेल नंबर 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4। तो एन की वैल्यू 1 से लेके एन की वैल्यू 3 तक जाना है किसी इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को गेन करना चाहेगा। तो हमें बाहर से सिस्टम में एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके एटम के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर जा पाएगा, और वापस से एनर्जी को लूज करके नीचे आएगा तो रेडिएशन से एमिट करेगा। तो यही होता है तरीका कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर शेल से आउटर शेल लेके जाना है तो तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा, और जब वो वापस आएगा तो खुद एनर्जी यूज करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है।
आगे चलते हैं। अच्छा ये एक चीज मैं भूल गया यार, मतलब मेरे को लग रहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का शायद मैंने स्लाइड में बनाया ही नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आई बिलीव मुझे समझाना पड़ेगा अलग से तुम लोग को, तो यहीं पे समझा देता हूँ यार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। आइंस्टाइंस का थ्योरी है, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं। स्लाइड प्रिपेयर करना ही भूल गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। चलो कोई नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहीं पे बताते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम थ्योरी बता दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया ही नहीं। वो एनर्जी वाला आपको पता चल गया ना, इक्वल टू एच न्यू। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बारी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। राइटिंग पे गौर नहीं करो, समझने में फोकस करो, ठीक है। मान लो कि एक मेटल है, ठीक है। मान लो ये एक मेटेलिक ब्रिक है, मान लेते हैं कि एक मेटेलिक ब्रिक है, ठीक है। लेट सपोज ये एक मेटेलिक ब्रिक है हमारे पास, ठीक है। यार ये गड़बड़ हो रहा है पूरे यहाँ पे, रुक जाओ थोड़ा सा सही से बना दे। ड्राइंग पे नहीं जाओ, ठीक है। हाँ लेट सपोज कि दिस इज अ मेटेलिक ब्रिक। ये मेरे पास जो है ये मेटेलिक ब्रिक है, ठीक है। मेटल का बना हुआ है ब्रिक। तो मेटल के अंदर बेसिकली यू नो वेरी वेल क्या एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये चीज बताने वाली नहीं है सिंस आप 9th क्लास में, ठीक है। ये तो चलो हो गया। अब क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या कहता है आइंस्टाइन ने जो बताया था। इस पे जब कभी भी तुम कोई एक लाइट फेंकोगे, लाइट लाइट के पास कौन सी एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी होती है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन इटसेल्फ। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्टिक्स में आप और अच्छे से पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, फास्टेस्ट मूविंग एनर्जी फॉर्म है, ठीक है। तो लाइट जो है इसके पास रेडिएंट एनर्जी होगी, एनर्जी तो होगा ही भाई, रेडिएशन से एनर्जी तो होगी। तो लाइट जो है इस पे जब कभी भी आप किसी भी मेटल सरफेस पे, अभी मैंने मेटेलिक ब्रिक ले रखा है, मेटल सरफेस पे लाइट फेंकोगे तो उसके पास जो रेडिएंट एनर्जी है वो एनर्जी एटम में जाएगी, और एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया आपको यही इसी वाले पॉइंट पे, जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा, और हायर शेल में जाने के बाद वो एनर्जी लूज करके वापस अपनी क्या कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट में, फिर जो नॉर्मल स्टेट उसका था उसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ कि हम इतना लाइट उस पर डाल दें, उस मेटेलिक सरफेस पे, इतना रेडिएंट एनर्जी उसको प्रोड्यूस कर दे सच दैट कि इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से निकल के अपर शेल नहीं, बाहर ही आ जाए एटम के, एटम से इजेक्ट आउट ही हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड एज यू नो फोटो, यही बताया गया मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि हम इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर दें, एनर्जी दे दे उसको, सच दैट कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से ही बाहर निकल जाए, सारे शेल से बाहर निकल के एटम से ही बाहर निकल जाए। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया गया था। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, whenever any radiant energy or light is illuminated on the metallic surface, electron absorbs that energy and ejects out. ओके अब जितना एनर्जी तुमने सप्लाई किया था उसको इजेक्ट आउट करने में वो होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हम उसको कहते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। कभी भी तुमसे कोई पूछे कि वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल क्या होता है, तो वर्क फंक्शन बता देना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो उससे भी ज्यादा एनर्जी दे दी जाए, जितना वर्क फंक्शन था किसी भी पर्टिकुलर मेटल का, हर मेटल का डिफरेंट डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है, किसी भी पर्टिकुलर मेटल का जितना भी वर्क फंक्शन था उससे ज्यादा एनर्जी अगर हम सप्लाई कर देंगे, तो जो बची हुई एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो फिर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा एटम के बाहर जाके, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन कैसा लिखते हैं, जो भी एनर्जी इंसिडेंट है
इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन को मैं फाई नोट से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। वर्क फंक्शन तुम्हें पता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन प्लस अगर मान लो कि एनर्जी हमने ज्यादा सप्लाई की तो वो बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। इंसिडेंट एनर्जी हमने इतनी डाल दी एच न्यू, और ये कितना हो जाएगा, एच न्यू नॉट, पाई नॉट है तो एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, जैसे वर्क फंक्शन जैसे न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख दोगे आप, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। दूसरा एक और तरीका है इसको बनाने का, एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हो, एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है भाई, ये काइनेटिक एनर्जी को, लोग काइनेटिक एनर्जी को Q टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है, Q टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी आपके लिए इतना काफी है, ये दो इक्वेशंस आपके लिए काफी है केमिस्ट्री में एटलीस्ट डील करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जस्ट कैलकुलेशंस होती है और कुछ नहीं होता है ना। एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। कंडीशंस क्या है यार, कि देखो तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है, तुम्हें एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी फाइव नॉट जितना, जस्ट सच दैट कि इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट आउट हो जाए। ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो कंडीशंस जब तुमसे पूछे तो कुछ नहीं, जो भी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है दैट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल्स टू न्यू नॉट। अगर इक्वल टू न्यू नॉट होगा तो सिर्फ इजेक्ट आउट होगा, ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा तो फिर तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी भी गेन हो जाएगी। क्यों न्यू के लिए क्यों बात करें, कि एनर्जी तुम्हें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है, अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है। और वही बात करें लैम्डा इंसिडेंट, अब देखो यार ये तुम्हें पता है कि एनर्जी एच सी बाय लैम्डा होता है, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चलता है, तो लैम्डा लेसर देन होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है क्वार्टर इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। हो गया, ये आगे चलते हैं, चलो। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, ठीक है। ये पढ़ लो यार, लाइन बहुत छोटी छोटी लाइन है, ये बस अपना यूज होता है उसमें बोर्ड्स में, फिर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंट चीज है बोर्ड्स पोस्टुलेट्स। बोर्ड्स का मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है पहले ही डिस्कस कर रखा है, इससे पहले बोर्ड्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। चलो तो बोर्ड्स पोस्टुलेट्स को भी देख लेते हो हम लोग अलग से। बोर्ड्स पोस्टुलेट्स, ये एटम बना रखा है बेसिकली मैंने, ठीक है। एटम, इसका मास m है और इसका रेडियस r है बेसिकली, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे होते हैं वो तो mv स्क्वायर बाय r के बराबर ही होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो क्या लग रहा होता है, मैं बताता हूँ। ये जो भी एटम है, ये बीच में जो होता है ये क्या होता है, रुको रेड से करते हैं, इसमें ज्यादा बढ़िया लगेगा। हाँ, ये जो बीच में होता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और फिर इसके बाद ये शेल्स बन रही होती है। शेल्स बनते 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 एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और अब इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का हम लोग दूरी अभी r ले लेते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की भी बात कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ द एटम। आउटर मोस्ट शेल जो भी होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, देखो तुम्हें पता है कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद डिफरेंट शेल्स होते हैं, अभी पीछे बताए, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं बोर्स वाले में, इसीलिए अब आगे की बातें बता रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जो होगा रेडियस ऑफ द एटम होगा, तो इसको r से रिप्रेजेंट किया मैंने, ठीक है।
तो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो इनके बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं Fe से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दैट विल बी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। ये आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं बता रहा हूँ के क्यू चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे, तो ई ही है, ठीक है। और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, न्यूक्लियस पे चार्ज जनरली बच्चे मिस कर, मतलब समझ नहीं पाते कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज हो सकता है बेसिकली। तो न्यूक्लियस पे जो भी चार्ज होगा वो Z टाइम्स ई होगा। Z टाइम्स ई मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पॉजिटिव क्यों होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, जस्ट बिकॉज उसके अंदर प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन्स तो अनचार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है। और कितने प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की बात करें तो कितने प्रोटॉन्स होंगे, वो तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो Z टाइम्स ई चार्ज जो होता है वो हमारे पास होता है न्यूक्लियस के अंदर अपॉन आर स्क्वायर। तो जो फाइनल फॉर्मूला बन के आता है दैट विल बी KZe स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये जो फोर्स है ये एक सेंट्रिपिटल फोर्स है। सेंटर क्या लॉन्ग एक्ट करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे लग रहा होगा और इसको ऐसे लग रहा होगा। अट्रैक्टिव फोर्स है तो ऐसे लग रहा होगा, तो अलोंग द सेंटर, देखो सेंट्रल लाइन के अलोंग लग रहा है फोर्स, तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाता है। और सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। ये आप लोग अलग से फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वैसे फिजिक्स में फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। mvr एंगुलर मोमेंटम होता है। अभी आपको ये सारे टर्म्स नहीं पता होगा क्योंकि फिजिक्स में आपने ये पढ़ा नहीं है। जो लोग सीनियर होंगे मतलब 12th में होंगे उन लोगों को तो पता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो mvr होता है। दैट विल बी इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द शेल विल बी इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। डिफरेंट डिफरेंट शेल के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो गई है, n जो है यहाँ पर डिफरेंट शेल्स के लिए। तो ये दो पोस्टुलेट्स होते हैं, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ द शेल mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या, रेडियस इन nth ऑर्बिट। हाँ वही जो एटम अपने पीछे देखा उसका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है। ये इतना खतरनाक फॉर्मूला है लेकिन आपको याद नहीं रखना, क्योंकि तुम्हें पता है कि h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट उसकी वैल्यू तुम्हें पता है, एप्सिलॉन की वैल्यू तुम्हें पता है, पाई की वैल्यू तुम्हें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी तुम्हें पता है, ठीक है। तो ये इतना पूरा वैल्यू हम कैलकुलेट करके जब निकाल के आते हैं तो दैट वुड बी इक्वल टू ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। जो भी रेडियस इन nth ऑर्बिट जब तुम निकालोगे, nth ऑर्बिट मतलब कि तुमसे कभी भी पूछा जाए कि किसी भी एटम में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। nth मतलब किसी पर्टिकुलर से फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, फिर फिफ्थ शेल, फोर्थ शेल, इसका रेडियस का वैल्यू कितना होगा, रेडियस का वैल्यू कितना होगा आर्मस्ट्रांग में। अगर तुमसे वो पूछा जाए तो तुम्हें आर एन से रिप्रेजेंट करोगे, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, वेयर जेड क्या है तुम्हारे पास, एटॉमिक नंबर, जिस पर्टिकुलर एटम के बारे में बात की जा रही है, हाइड्रोजन एटम है, हीलियम एटम है, जो भी एटम है, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम है, जो भी है। एन एन क्या है बेसिकली, ऑर्बिट नंबर या फिर कह सकते हैं शेल नंबर, उसका स्क्वायर। ए नॉट जो है ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट करने पे आता है जो मैंने बताया आपको पीछे, दैट विल बी 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग आता है, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आप आर एन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस इन nth ऑर्बिट, इट विल बी ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ए नॉट के लिए 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, तो आप निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी डिफरेंट रेशियो में। ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है। नेक्स्ट क्या आता है, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। इसका भी इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये वी एन डायरेक्ट याद रखें। nth ऑर्बिट में वेलोसिटी विल बी वी नॉट इंटू जेड बाय एन, ठीक है, वी नॉट इंटू जेड बाय एन, ओके। देखो z है तुम्हारे पास n, ये वेरी कर सकता है। n ऑर्बिट तुम्हें कोई सा भी पूछ सकता है, z एटम तुम्हें कोई सा भी पूछ सकता है, उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, z मतलब एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब ये e का स्क्वायर, e क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसका स्क्वायर फिक्स है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर। 2 एप्सिलॉन की वैल्यू फिक्स है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। h ये भी फिक्स है, तो ये सब वैल्यू कैलकुलेट करने पे जो v नॉट आता है वो आता है 2.85
18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड में लेके चलेंगे। तो किसी भी nth ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, मैंने शुरू में बताया F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपन r। तो जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है kz स्क्वायर बाय r स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी कहना आपको, mv स्क्वायर बाय r के बराबर था। तो जो वेलोसिटी तुम निकालोगे वो इस फॉर्मूले से निकालोगे किसी भी nth ऑर्बिट में। अब आता है बात एनर्जी का। अब एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। एनर्जी इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी मतलब मैंने बताया था पहले कि हर एक ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी होती है। पोस्टुलेट्स तुम ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें कनेक्ट होती जा रही है मेरे को। तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट, हर एक ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है। फिक्स एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें रिवॉल्व कर रहा है विद सम पर्टिकुलर वेलोसिटी, जो कि तुम निकाल सकते हो। और जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट होगा वो भी तुम निकाल सकते हो आर एन और बी एन वाला फॉर्मूले से, ठीक है। अब एनर्जी की बात करें, इसको ई एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। एनर्जी इन nth ऑर्बिट ई एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। एनर्जी इन nth ऑर्बिट, ओके। तो ये कैसा होगा इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है। ई एन, ओके। एनर्जी इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ द दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट और शेल, और वो फिक्स होता है बिल्कुल। अब वो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि कोई भी एनर्जी, टोटल एनर्जी जो भी है अपनी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। वही टोटल एनर्जी होती है। तो वो उसका फॉर्मूला तो मैं दे रखा है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। टोटल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r फॉर्मूला है। पोटेंशियल माइनस के जेड स्क्वायर बाय r, काइनेटिक एनर्जी के जेड स्क्वायर बाय 2r। और ये पोटेंशियल काइनेटिक के बीच का रिलेशन, काइनेटिक टोटल के बीच का रिलेशन, पोटेंशियल टोटल के बीच का रिलेशन है, ठीक है। ये तुम इन फॉर्मूलों से इस रिलेशन को देख सकते हो, ठीक है। ये के जेड स्क्वायर बाय 2r, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर, ये सारी चीजें एक्चुअल में आ कहाँ से रही है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी बारे में। तुम्हें फोर्स पता है? फोर्स कितना आया था? फोर्स आया था तुम्हारे पास के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यही आया था फोर्स। अब एक रिलेशन होता है फिजिक्स में कि जो भी फोर्स होता है, फोर्स बेसिकली इंटरेक्शन के कारण डेवलप होता है। कोई भी पार्टिकल्स के बीच में अगर इंटरेक्शन है तो फोर्स है, ठीक है। और वो कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरेक्शन के कारण डेवलप होता है, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन, जस्ट बिकॉज दे आर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर, तो इंटरेक्शन तो होना ही है। तो एक रिलेशन बनता है कि जो भी मेरे पास फोर्स है दैट विल बी माइनस टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से मतलब इससे इस डी आर को इस तरह भेजोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे एफ डी आर, ये सारी चीजें आप लोग के लिए हाई लेवल हो जाएंगी, इसलिए आपको जस्ट याद रखने को मैं बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री में एटलीस्ट ये सारी चीजें नहीं यूज हो, तो ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, डी यू मतलब छोटा सा पोटेंशियल, वो इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ये एफडीआर में भी अब ये क्या करना है यार इसको, ये सारी चीजें आपको वैसे समझ में नहीं आने वाला प्रूफ वगैरह, लेकिन फिर भी बाय आर स्क्वायर, फोर्स का जो एक्सप्रेशन था वो लिख दिया डी आर। अब ये डी आर, आर जो है ये वेरिएबल है, डी के साथ जो लिखा होता है वो वेरिएबल होता है, तो आर वेरिएबल है। ये वाला जो पार्ट है इसको बाहर ले जाओ, ये कांस्टेंट है। और इंटीग्रल ऑफ के जेड स्क्वायर डी आर बाय आर स्क्वायर, आर की पावर -2 डी आर। अब इसका इंटीग्रल जो होता है वो -r इंटीग्रल x की पावर n जो होता है दैट विल बी x की पावर n+1 अपन n+1 होता है। तो यहाँ पे r 1/r हो जाएगा बेसिकली, -1/r होगा। तो के जेड स्क्वायर बाय आर आ जाएगा फाइनली। और माइनस साइन एक बाहर पहले से ही था तो माइनस की जेड स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। तो यही पोटेंशियल एनर्जी का टर्म ऐसा आता है
काइनेटिक एनर्जी कैसा आता है, टोटल एनर्जी कैसा है, ठीक है। चलो तो फिर आगे चलती है, ये जस्ट आपको याद रख लेना है एनर्जी का, ठीक है। ये -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड क्या है यहाँ पे, बेसिकली किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालने किसी भी एटम के लिए, तो जेड उस एटम का एटॉमिक नंबर और एन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात की जा रही हो, तो ठीक है। चलो आगे चलो। अब आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन मैं क्रिस्प फॉर्म में लेके आया हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, Rydberg's equation, 1 upon lambda will be equals to nu bar। अच्छा, वेव नंबर की बात कर रहे हैं। लैम्डा तुम्हें पता है वेवलेंथ होता है, ठीक है। पीछे इतना पढ़ के आ गए, वी वेलोसिटी, न्यू फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा वेवलेंथ, ये तीन टर्म्स तो आपको पता ही होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू न्यू टाइम्स लैम्डा। अब एक और टर्म आती है 1 upon लैम्डा, तो 1 upon लैम्डा, ठीक है। 1 upon लैम्डा इसको वेव नंबर कहते हैं, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर, ठीक है। तो ये बोलता है कि वेव नंबर जो होगा दैट विल बी रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जो कि इतना जिसका वैल्यू होता है मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर, किसी पर्टिकुलर एटम के एटॉमिक नंबर, मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या कहता है, 1 upon n1 का स्क्वायर माइनस 1 upon n2 का स्क्वायर। यार ये तुम फॉर्मूला समझने से पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझो। स्पेक्ट्रम क्या होता है बताता हूँ तुमको। मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, हायर शेल में जाएगा और उस एनर्जी को लूज करके वापस आएगा। एनर्जी को जब लूज करेगा तो फिर वो किस फॉर्म में लूज करता है एनर्जी को, रेडिएशन एमिट करके। और रेडिएशंस जो एमिट होता है वो ऐसा नहीं होता कि कोई एक कलर का लाइट निकल रहा हो, वो एक स्पेक्ट्रम में निकलता है। स्पेक्ट्रम में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स ऑफ आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो जो स्पेक्ट्रम होता है वो वहीं से आता है, इलेक्ट्रॉन का वापस से हायर शेल से लोअर शेल में जाना है, एमिट करता है। एनर्जी एमिट किस फॉर्म में करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में, वो भी स्पेक्ट्रम बनाते हुए, लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है पूरा, ठीक है। ये उसका थ्योरी है बेसिकली, ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, ठीक है। तो वही बता रहा है तुमको कि ये जो वेव नंबर है उसमें अगर n1 शेल में वापस आया है n2 शेल से, n2 शेल से n1 में वापस आया है, तो फिर ये फॉर्मूला लग जाएगा वेव नंबर निकालने के लिए, ठीक है। n2 शेल में गया था और वहां से वापस एनर्जी या फिर रेडिएशन एमिट करके n1 में आया, तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट लाइन करके है, अगर मान लो फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज तुमसे कभी पूछा गया, फर्स्ट लाइन सीरीज या फिर अल्फा लाइन ऑफ द सीरीज, अल्फा लाइन ऑफ फर्स्ट लाइन हम लोग कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए n2 n1 प्लस 1 हो जाएगा। सेकेंड लाइन ऑफ द सीरीज बीटा लाइन कहते हैं इसको, इसके लिए n2 n1 प्लस 2 हो जाएगा। गामा, जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना लिख भी लिया करो। गामा लाइन के लिए n2 इक्वल टू n1 प्लस 3, लिमिटिंग लाइन में n2 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास। व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फ्रॉम हायर एनर्जी टू द ग्राउंड स्टेट, जब हायर एनर्जी से ग्राउंड स्टेट आएगा तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, ये क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अब ये ना याद करके आप ये याद कर ले, ये बहुत जनरल केस है कि अगर n2 शेल से और n1 में आ रहा, हायर शेल उसका एनर्जी लेवल क्या था, n2 था, और लोअर एनर्जी लेवल n1। n2 से n1 में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा, दैट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मामला n2 माइनस n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 माइनस n1 प्लस 1/2। अब ये हर केस के लिए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में ये फॉर्मूला बनेगा, जब n1 की वैल्यू 1 डालोगे तो बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बहुत क्रिस्प फॉर्म में रिवीजन है इसका, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बता दीजिएगा, नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ऑल द मटेरियल पार्टिकल पोसेस वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर, हाँ ठीक है। हर एक मटेरियल, लेट्स सी एक मटेरियल है, ठीक है, इसका मास m है, ठीक है।
तो ये सिंस ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, तो इसका दो नेचर होगा, एक पार्टिकल नेचर, हर एक इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें, डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, उनका पार्टिकल नेचर तो होगा ही, प्लस उनका वेव नेचर भी एक होगा, वेव नेचर, ठीक है। यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं, जैसे एक मटेरियल जिसका मास है हमें, यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स उनका पार्टिकल नेचर तो है ही, साथ में वेव नेचर भी है। उस वेव नेचर को एक्सप्लेन कैसे किया, इन्होंने बोला कि जैसे मान लो एक पार्टिकल है मेरे पास जिसका मास है, मैं इसको v वेलोसिटी से प्रोसीड कर दिया गया, तो इसका जो मोमेंटम होगा अभी फिलहाल वो क्या होगा, mv, mv इसका मोमेंटम होगा। और इससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी, वेव नेचर होगा, तो इससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी h प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन p। तो ये इन्होंने बताया था, ठीक है, कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उसका पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर है। जैसे मान लो मेरे पास एक मास m है, इसका पार्टिकल नेचर तो है, इसको v वेलोसिटी से मूव करोगे तो इसका मोमेंटम mv बन जाएगा। नाइन्थ में पता है आपको मोमेंटम ऐसे ही करते थे हम। तो इससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ हो जाएगी वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट विल बी h अपॉन p। इन्होंने डिराइव किया था फॉर्मूला, ठीक है। तो h अपॉन mv और h अपॉन p। और क्या बोल रहे हैं सर का circumference of nth orbit is equals to n times lambda। अच्छा, nth orbit का जो circumference होगा, nth orbit का जो circumference होगा that will be 2 pi r n। circumference देखो spherical shape है, circular shape जो भी होगा, circumference 2 pi r होता है। 2 pi nth orbit का 2 pi r n हो जाएगा, r n आपको निकालना आता है, that will be equal to n lambda। ये n lambda के बराबर होता है, ये भी इन्होंने बताया था, ठीक है। n क्या है, वही ऑर्बिट है, n टाइम्स lambda के बराबर होगा lambda, ठीक है। फिर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ये है, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। और फिर से तुम्हारा अगर बात करें, इसका दो तीन फॉर्मूला और बनता है, देखो मैं बताता हूँ। ये वाला कैसे है ना फॉर्मूला, ये बता देता हूँ। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी है, ठीक है। एम वी क्या है, मोमेंटम। तुम्हें एक रिलेशन पता चला होगा नाइन्थ क्लास में कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इतना तो पता ही होगा यार, नाइन्थ क्लास में पढ़े होगे। तो अगर मैं नीचे एक m का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये एम वी का होल स्क्वायर हो गया। और एम वी का होल स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अब क्या बन गया, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। अब इस 2m को उस तरफ भेज दो, तो 2m के ई का रूट 2m के ई का रूट जब तुम लोगे तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। और ये h अपॉन पी होता ही है वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो p की जगह पे तुम रूट ओवर 2m के ही लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, बाकी फॉर्मूले और कुछ यूज नहीं होना है फिलहाल आपके पास, ठीक है, डी ब्रॉगली में। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, टॉपिक्स पे टॉपिक्स है बिल्कुल इस चैप्टर में। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। हाइजेनबर्ग्स, according to the principle it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of the microscopic particle with absolute accuracy। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का, जो कि बहुत माइन्यूट लेवल पे जिसकी चेकिंग की जा रही हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे सब एटॉमिक पार्टिकल का हम पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्टली दोनों कैलकुलेट नहीं कर सकते साथ में, साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसका रीजन क्या हो सकता है कि जब कभी भी तुम एटम में एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तुम्हें पता करने के लिए कुछ ना कुछ तुम इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, उससे जो लाइट निकलेगी वो लाइट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और फिर उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो छटपटा के कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा। तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ तो हमें कभी पता ही नहीं चल सकता। तो यही हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता था। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यही कहना है कि मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसका एक्सप्रेशन क्या बनता है कि डेल एक्स यानी कि जो भी पोजीशन है
अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इनका प्रोडक्ट दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई। तो ये अनसर्टेनिटी इक्वेशन है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स डेल वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई m। ये डेल पी को m डेल वी लिखो और m को उस तरफ भेज दे, तो ये दो जो रिलेशन है वो बनता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। चलो आगे चलते हैं फिर। क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से एनर्जी का बात आएगा, एनर्जी ऑफ अ सेल। वो जो एनर्जी था वो एनर्जी ऑफ द शेल नहीं था, वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन था इन एन ऑर्बिट। वो सारा कुछ जो बोहर ने बताया वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का था कुछ। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट मतलब कितने रेडियस पे इलेक्ट्रॉन है वो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब क्वांटम नंबर हमें एनर्जी द शेल बताएगा, ठीक है। वो मैंने उस वक्त थोड़ा गलत बता दिया आपको, एनर्जी जो था वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का था। अब एनर्जी ऑफ द शेल क्वांटम नंबर बताएगा तुमको, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एन एन कहते हैं इसको, ठीक है। एन से रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ठीक है। इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का एनर्जी और साइज दोनों रिप्रेजेंट करता है। एन की वैल्यू ये सारी हो सकती है, मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। साइज बताएगा, एनर्जी बताएगा, और क्या बताएगा, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। हाँ, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का डिस्टेंस, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2 हम लोग उस वक्त रेफर कर रहे थे। एंगुलर मोमेंटम बताएगा, एल इक्वल टू nh/2 पाई, पहले ही लिखवा दिया। किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी शेल में पर किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन से कैसे पता चलेगा, 2n²। कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल कितने होंगे, n²। अच्छा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और कितने सबशेल्स होंगे, वो n के बराबर होगा। ये इतनी सारी चीजें जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। फिर एक आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी सब्सिडियरी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्या इंडिकेट करता है ये, सबशेल और सब ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू, एल की जो वैल्यूज होंगी वो तुम याद रखना 0 to n-1 होता है, ठीक है। मतलब n का जो भी वैल्यू होगा उसका 0 से n-1 तक के बीच में होगा l, ठीक है। तुम्हारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है, सबशेल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। l की वैल्यू 0 के लिए सबशेल एस सबशेल होगा, ठीक है। स्फेरिकल शेप का होता है, जो कि एल की वैल्यू 1 के लिए पी सबशेल डम्बेल शेप, एल की वैल्यू 2 के लिए डी सबशेल डबल डम्बेल, एल की वैल्यू 3 के लिए एफ सबशेल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल 2 into 2 into 2l+1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l+1, मतलब ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम एंड ऑल, ये सारी चीजें, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल का, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। m का वैल्यू जो होता है ये याद रखना है, -l/l होता है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं इसको। तो यही सारी चीजें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज 2, ये बता दिया मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, सी मैंने ऑर्बिटल बनाया था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक का स्पिन पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर एक का +1/2 होगा, एक का -1/2 होगा, ठीक है। एक का +1/2 का होगा, ये स्पिन क्वांटम नंबर वही है, वैल्यू ऑफ s इक्वल्स टू +1/2 -1/2। मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन पॉजिटिव, मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये स्पिन क्वांटम, मतलब ये चारों क्वांटम नंबर आपको ऐसे रिवाइज करना, ठीक है। पीपीटी दे दूंगा, मतलब लिंक में, तो आप देख लेंगे इसमें, थिंग्स लाइक दैट। चलो आगे चलते हैं। रूल्स ऑफ फिलिंग, ये इंपॉर्टेंट है और लास्ट पार्ट है ना, रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल्स, ठीक है। Of Bose principle, electrons are filled in increasing order of energy level, increasing order of energy level। जैसे कि एनर्जी, अच्छा एनर्जी ऑफ अ शेल आप कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ अ शेल निकालेंगे n+n से, n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l एजीमुथल क्वांटम नंबर। n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, किसी भी
खींच के एनर्जी निकालना तो आप वैसे निकालेंगे, और जिसके लिए वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा है। जैसे पूछूं मैं आपसे 4s 5p, किसका एनर्जी ज्यादा है? इसका एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि इसमें n की वैल्यू क्या है 5, और p मतलब l की वैल्यू कितने है? l का वैल्यू spdf होता है ना, तो 0 spdf 0 1 2 3 1 होगा, ये 6 हो गया बेसिकली, ठीक है। n प्लस की वैल्यू 4s के लिए देखा जाए तो 4 प्लस s की वैल्यू s सबशेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, तो ऑब्वियसली वैल्यू ज्यादा आ रही है 5p के लिए, तो इसका एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एनर्जी लेवल, ठीक है। और गाउस प्रिंसिपल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग जब फिल करेंगे, हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हम लोग को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जब कभी भी तुम फिल करोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में फिल करोगे, ठीक है। n+1 रूल उसमें बता रहा है, सबशेल विद लोएस्ट n+1 is filled first and then proceed further, ठीक है। n+n रूल वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम सारा का सारा क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है, बजाय n सेम हो जाए, l सेम हो जाए, n सेम हो जाए, लेकिन s तो कभी सेम हो ही नहीं सकता। एक का +1/2 है तो दूसरे का -1/2 होगा ही, तो सारे के सारे क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता। कुंस रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल्स ऑफ द सबशेल इन सच अ वे as to give maximum number of unpaired electrons with a parallel spin, ठीक है। तो ये भी आपके पास रूल्स है, तो ये सारे रूल्स। अब ये जो वीडियो था ये मैंने इतनी जल्दी इसलिए कवर कर दिया कि इसमें आपको क्रिस्प फॉर्म में, जिन लोग ने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस से पहले एक बार रिविजन्स करना चाहते हैं, तो रिविजन्स के लिए वीडियो सबसे बेस्ट वीडियो है। तो वापस से बता रहा हूँ, मिस इंटरप्रेट नहीं कीजिएगा, ये पूरा का पूरा वीडियो 1 घंटे के अंदर इसलिए खत्म है जस्ट बिकॉज सारे टॉपिक्स कवर करने थे और आपको रिवाइज कराना था, तो परफेक्ट वे में आपका रिविजन हो चुका है, ठीक है। तो थैंक्स एवरीबॉडी, है ना। आज का सेशन खत्म है, अगले सेशन में हम इसका क्वेश्चंस वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।